Hello everyone, welcome back to ICRA online learning platform. I hope you are fine and doing well. तो गाइस आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है डीपीएसपी। तो इससे पहले वाली क्लासों में हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को डिस्कस कर लिया है। आज पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट करेंगे। पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली ये डीपीएसपी से डील करता है, दैट इज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो गाइज डीपीएसपी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, बट इसमें हम उन तमाम आर्टिकल्स को डिस्कस नहीं करेंगे, बट सिर्फ उन्हीं आर्टिकल को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं और पूछ लिया जाता है कि इस आर्टिकल का कनेक्शन या ताल्लुक किस सब्जेक्ट से है। सो लेट मी स्टार्ट टुडेज टॉपिक, दैट इज़ डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। Articles 36 to 51 under Part 4 of the Indian Constitution deal with directive principles of state policy. तो जो आर्टिकल है 36 से लेकर 51, 36 से लेकर 51 तक जो आर्टिकल है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में फॉल करता है, और पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से डील करता है। एंड they are borrowed from the Constitution of Ireland, which had copied it from the Spanish Constitution. DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है, और आयरलैंड ने DPSP को कॉपी किया है स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो गाइस DPSP से रिलेटेड इसमें 3 पॉइंट को या 3 फैक्ट को मेंशन किया है। फर्स्ट पॉइंट ये कि DPSP कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 4 में आता है। सेकेंड पॉइंट ये कि पार्ट 4 में टोटल आर्टिकल्स 36 से लेकर 51 आते हैं। एंड थर्ड पॉइंट ये कि जो डीपीएसपी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है, और आयरलैंड वालों ने डीपीएसपी को स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से कॉपी किया है। सो इट वॉज सम फैक्ट रिगार्डिंग द डीपीएसपी। इन फैक्ट को समझने के बाद अब हमें जानना है कि डीपीएसपी क्या होता है, व्हाट इज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो हैव अ लुक एट द डेफिनेशन गिवन बिलो। द सेप्रो कमिटी इन 1945 सजेस्टेड 2 कैटेगरीज ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, one being justiciable and the other being non justiciable rights। तो गाइस इस पॉइंट में इस बात को जिक्र किया गया है कि जो सेप्रो कमिटी थी 1945 में, उसने ये सजेस्ट किया था कि इंडिविजुअल के राइट को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाए। इंडिविजुअल राइट्स को 2 कैटेगरी में क्या किया जाए, डिवाइड किए जाने का मशवरा दिया सेप्रो कमेटी ने 1945 में। एक तो वो इंडिविजुअल राइट्स जो कि जस्टिसिएबल होगा, मतलब कि अगर वो राइट्स आपको नहीं मिलते हैं तो आप उन राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए कोर्ट के दरवाजे को खटखटा सकते हैं। और सेकेंड वो इंडिविजुअल राइट्स जो कि नेचर में नॉन जस्टिसिएबल होते हैं, यानी अगर वो राइट्स आपको नहीं दिए जाए तो आप उसको इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द कोर्ट। एंड द नेक्स्ट द जस्टिसिएबल राइट्स आर वी नो आर द फंडामेंटल राइट्स। तो जस्टिसिएबल राइट्स वो कौन कौन से राइट्स हैं? तो गाइज जस्टिसिएबल राइट्स ये फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसे मौलिक अधिकार या बुनियादी हुकूक कहते हैं, जिसको हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया है। और इसके बरखिलाफ वाइस वर्जा नॉन जस्टिसिएबल राइट्स वो हैं जो कोर्ट में जिसे क्या है जस्टिफाई नहीं किया जाता है, जैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो आज का हमारा टॉपिक है। तो इसमें 2 पॉइंट निकला कि जो सेप्रो कमेटी है 1945 में इंडिविजुअल राइट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड करने का मशवरा दिया। एक तो ये कि जस्टिसिएबल राइट, सेकेंड नॉन जस्टिसिएबल राइट। जस्टिसिएबल राइट्स का एग्जांपल है फंडामेंटल राइट्स, और इसका मीनिंग हमने बतला दिया। एंड सेकेंड है नॉन जस्टिसिएबल राइट्स, इसका एग्जांपल है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो डेफिनेशन ऑफ डीपीएसपी इज these are ideals which are meant to be kept in mind by the state when it formulates policies and enacts the laws। डीपीएसपी बेसिकली ये वो आइडियल्स हैं या वो प्रिंसिपल्स है कि जिसे स्टेट को कोई भी पॉलिसी बनाते वक्त या कानून को बनाते वक्त अपने माइंड में रखना चाहिए।
तो डीपीएसपी का मतलब क्या हुआ कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये बेसिकली आइडियल्स है। जब स्टेट कोई कानून बनाता है या कोई पॉलिसी को फ्रेम करता है, तो एट द टाइम फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज एंड मेकिंग द लॉज, द स्टेट शुड कीप दिस प्रिंसिपल्स एंड आइडियल्स इन द माइंड। तो कानून बनाते वक्त, प्रिंसिपल को फॉर्म करते वक्त स्टेट को इन पॉलिसीज को, इन प्रिंसिपल्स को माइंड में रखना चाहिए। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, दे सीक टू एस्टैब्लिश इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी इन द कंट्री। डीपीएसपी को कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करने का मतलब ये था कि कंट्री में इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी को फॉर्म किया जाए, बनाया जाए, इस्टेब्लिश किया जाए। एंड द सेकेंड पॉइंट, डीपीएसपीज आर आइडियल्स विच आर नॉट लीगली इन्फोर्सिएबल। कि डीपीएसपी ये एक ऐसा आइडियल्स है या वो प्रिंसिपल्स हैं कि जिसे लीगली इन्फोर्स नहीं किया जाता है। तो अब तक हमने डीपीएसपी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स या पॉइंट्स हमने देखा। फर्स्ट ये कि सेप्रो कमेटी 1945 में इंडिविजुअल राइट्स के दो कैटेगरी किए थे। फर्स्ट जस्टिसिएबल राइट्स एंड सेकेंड नॉन जस्टिसिएबल राइट्स। फिर उसके बाद हमने देखा कि जस्टिसिएबल राइट्स लाइक फंडामेंटल राइट्स, नॉन जस्टिसिएबल राइट्स लाइक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फिर डीपीएसपी का क्या डेफिनेशन है, डीपीएसपी का क्या मतलब है। बेसिकली ये वो आइडियल्स हैं या वो प्रिंसिपल्स या रूल्स हैं कि जिसे स्टेट को पॉलिसी बनाते वक्त या कानून को फॉर्म करते वक्त अपने माइंड में रखना चाहिए। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट देखा कि डीपीएसपी को कॉन्स्टिट्यूशन में जगह देने का पर्पस था कि इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी को बनाया जाए, कंट्री में लाया जाए। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था कि डीपीएसपी ये नेचर में इन्फोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है। मतलब कि अगर डीपीएसपी का उल्लंघन होता है, उसको वायलेट किया जाता है, तो आप इसे इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं, अनलाइक फंडामेंटल राइट्स। कि अगर फंडामेंटल राइट्स आपका वायलेट होता है तो आप इसको इन्फोर्स करा सकते हैं। तो गाइस, अब हम डीपीएसपी के क्लासिफिकेशन को देखेंगे। ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने डीपीएसपी को क्लासीफाई नहीं किया है, दर्जाबंदी नहीं की है, मगर कंटेंट और डायरेक्शन की बुनियाद पर डीपीएसपी को क्लासीफाई किया गया है 3 टाइप्स में। So let's see, the Indian Constitution has not originally classified DPSP, but on the basis of their content and direction, they are usually classified into 3 types. कि भारतीय संविधान ने ओरिजिनली डीपीएसपी को क्लासीफाई नहीं किया है, मगर कंटेंट और डायरेक्शन की बुनियाद पर यूजुअली इसे क्लासीफाई किया जाता है। और वो 3 तरह के हैं। फर्स्ट, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, यानी वो प्रिंसिपल्स, उसूल जो सोशल समाज से रिलेट करते हैं। सेकेंड, गांधीयन प्रिंसिपल्स, यानी गांधी जी के जो अपने प्रिंसिपल थे कंट्री के तई। एंड द थर्ड, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, यानी कि आज़ादाना ख्याल वाले क्या है उसूल और प्रिंसिपल्स। अब हम 1 बाय 1 हर एक को डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट आर्टिकल्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं, हम उसी को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है डीपीएसपी सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स। दे आर द प्रिंसिपल्स दैट एम एट प्रोवाइडिंग सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस एंड सेट द पाथ टुवर्ड्स द वेलफेयर स्टेट। तो गाइस, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स बेसिकली ये वो प्रिंसिपल्स हैं, आइडियल्स हैं, जिसका एम है सोशल इकोनॉमिक जस्टिस को प्रोवाइड करना, सामाजिक और आर्थिक मुसावात को या न्याय को क्या करना, प्रोवाइड करना, और इसी के साथ साथ वो राह हमवार करना जहाँ पर एक वेलफेयर स्टेट को क्या है, इस्टेब्लिश किया जाए। तो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल का मतलब यही हुआ कि स्टेट में सोशल इकोनॉमिक जस्टिस को क्या करना, प्रोवाइड करना, और वेलफेयर स्टेट को बनाना। अंडर वेरियस आर्टिकल्स दे डायरेक्ट द स्टेट टू। तो सोशलिस्टिक के कई सारे प्रिंसिपल्स हैं जो स्टेट को डायरेक्ट करता है कि स्टेट पॉलिसी बनाते वक्त, कानून को फॉर्म करते वक्त सोशल इकोनॉमिक जस्टिस को प्रोवाइड करने वाले प्रिंसिपल को अपने माइंड में रखे, ताकि हमारा स्टेट एक वेलफेयर स्टेट बन पाए। सो लेट्स सी। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 जो बेसिकली सिटीज़न, शहरी को, नागरिकों को क्या करता है, सिक्योर करता है, सिक्योर करने की बात करता है। सो द फर्स्ट पॉइंट अंडर दिस आर्टिकल इज राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स। कि तमाम लोगों को, तमाम नागरिकों को ज़रिए माश के जो मीन्स होते हैं, रोज़गार के जो तरीके होते हैं, वो तमाम लोगों को प्रोवाइड करना। एंड द सेकेंड पॉइंट, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड। सेकेंड पॉइंट में इस बात को मेंशन किया गया है कि कम्युनिटी में जो रिसोर्सेस हैं, उन तमाम रिसोर्सेस को
इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। एंड द थर्ड पॉइंट, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। सो थर्ड पॉइंट में ये बात कही गई है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस हैं या वेल्थ का कंसंट्रेशन, यानी कि कम्युनिटी के किसी तबके के पास ही पैसे का होना, पूंजी का होना, ये नहीं होना चाहिए। जो वेल्थ का कंसंट्रेशन है या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का कंसंट्रेशन किसी एक ही तबका के पास, सोसाइटी के किसी एक ही सेक्शन के पास क्या हो, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हो, ये नहीं होना चाहिए, बल्कि इक्वली क्या है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, जस्टिस को प्रोवाइड किया जाए, इक्वालिटी को प्रोवाइड किया जाए। एंड द लास्ट पॉइंट, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन। मर्द औरत हर एक को इक्वल वर्क के लिए इक्वली पेमेंट किया जाएगा। तो ये 4 पॉइंट अंडर आर्टिकल 39 में आता है। एंड द नेक्स्ट आर्टिकल रिलेटेड टू डीपीएसपी सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स इज आर्टिकल 39A। दिस आर्टिकल सेज दैट promote equal justice and free legal aid to the poor। कि जस्टिस को प्रमोट करना, इसी के साथ साथ फ्री लीगल एड को प्रोवाइड करना, पुअर जो गरीब हैं, मिस्किन हैं, उनको क्या है, फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना, और क्या है, जस्टिस प्रोवाइड करना। ये आर्टिकल 39A कहता है। एंड द नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 41। इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट, सिक्योर सिटीजन्स। तो अनएम्प्लॉयमेंट के केसेस में, ओल्ड एज, सिकनेस, डिसेबलमेंट, तो इन तमाम सूरतों में सिटीज़न को, नागरिकों को सिक्योर करना, उसे वर्क करने का क्या अधिकार देना, एजुकेशन, तालीम को हासिल करने का अधिकार देना, पब्लिक असिस्टेंस प्रोवाइड करना, ये आर्टिकल 41 कहता है। अनएम्प्लॉयमेंट के केस में, ओल्ड एज, सिकनेस, डिसेबलमेंट, इन तमाम सिचुएशन में सिटीज़न को सिक्योर करना, कैसे, कि उसे काम दिया जाए, काम करने का अधिकार, तालीम हासिल करने का अधिकार, पब्लिक असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाए। एंड द नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 47। दिस आर्टिकल सेज दैट रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। आर्टिकल 47 कहता है कि न्यूट्रिशन के लेवल को रेज किया जाए, और इसी के साथ साथ लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको क्या अच्छा किया जाए, और इसी के साथ साथ पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव किया जाए। एक्चुअली इस प्रिंसिपल का ताल्लुक जो है, जब हमारा देश, हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था, तो आज़ाद होने के बाद हमारे मुल्क का जो स्थिति था बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है बहुत ही कम थी, कि बच्चे कम ही उम्र में चले जाते थे, लोग कम ही उम्र में क्या है, उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो इस वजह से इस प्रिंसिपल को लाया गया, जो न्यूट्रिशन है, ग़िज़ा, उसके लेवल को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। इसी तरह लोगों के रहने सहने के तौर तरीके, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को क्या है, रेज किया जाए। इसी के साथ साथ जो पब्लिक हेल्थ है उसे इम्प्रूव किया जाए। तो आर्टिकल 47 इससे डील करता है। सो सेकेंड कैटेगरी इज डीपीएसपी गांधीयन प्रिंसिपल्स। बेसिकली दिस प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन गांधीयन आइडियोलॉजी। जो डीपीएसपी में गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं, ये बेसिकली गांधी जी के जो अपने आइडियोलॉजी थे उस पर बेस है। यूज टू रिप्रेजेंट द प्रोग्राम ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन एनंसिएटेड बाय गांधी ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट। और ये वो आइडियोलॉजी हैं कि जिसे रिकन्स्ट्रक्शन के प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता था, और इन आइडियोलॉजी को गांधी जी नेशनल मूवमेंट में भी कहा करते थे। सो अंडर वेरियस आर्टिकल्स दे डायरेक्ट द स्टेट टू। तो जो गांधी जी की ये आइडियोलॉजी थे या जो प्रिंसिपल थे, ये भी क्या है, स्टेट को डायरेक्ट करता है कि स्टेट जब पॉलिसी को फॉर्म करे या कानून को बनाए, तो कानून को बनाते वक्त इन प्रिंसिपल्स को, आइडियोलॉजी को अपने माइंड में रखकर पॉलिसी को फ्रेम करे। So first article, Article 40 is organize village panchayats and endow them with necessary powers and authority to enable them to function as units of self-government. So Article 40 ये कहता है कि विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज किया जाए, और इसी के साथ साथ नेसेसरी पावर्स एंड अथॉरिटी भी क्या है, दिए जाएं, ताकि ये सेल्फ गवर्नमेंट के तौर पर काम कर सके। बेसिकली गांधी जी का नज़रिया ये था कि पावर को डिसेंट्रलाइज किया जाए, पावर को डिवाइड किया जाए, सेपरेट किया जाए, कि सेंटर के पास अलग पावर होना चाहिए स्टेट का, इसी के साथ साथ सेल्फ गवर्नमेंट भी होना चाहिए, विलेज में पंचायत होना चाहिए, और उनको पावर और अथॉरिटी भी दिया जाए ताकि वो भी सेल्फ गवर्नमेंट के तौर पर क्या है, काम कर सके। एंड द सेकेंड आर्टिकल, आर्टिकल 43, promote cottage industries on an individual or cooperative basis in rural areas. सो आर्टिकल 43 कहता है
कि रूरल एरियाज़ में, गांव में, देहात में कॉपरेशन एंड इंडिविजुअल बेसिस पर कॉटेज इंडस्ट्री को क्या किया जाए, प्रमोट किया जाए। तो गांधी जी का विलेज पंचायत कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के सिलसिले में क्या था, बहुत ही ज़्यादा एम्फेसाइज किया करते थे। एंड द सेकेंड नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 46। सो आर्टिकल 46 कहता है कि जो समाज में, कम्युनिटी में एससी, एसटी और इसी के साथ साथ वीकर सेक्शन जो एग्जिस्ट करते हैं, उनके इकोनॉमिक और एजुकेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट किया जाए और इसी के साथ साथ उनको सोसाइटी में क्या है, सोशल इनजस्टिस और एक्सप्लॉयटेशन से क्या है, प्रोटेक्ट किया जाए। ये आर्टिकल 46 कहता है। सो गाइज, ये कुछ गांधीयन प्रिंसिपल थे जिसको मैंने यहाँ पर मेंशन किया, जिक्र किया। इसके अलावा भी प्रिंसिपल्स हैं, मगर ये जो इम्पोर्टेंट था उसी को मैंने यहाँ मेंशन किया। एंड द नेक्स्ट, DPSP लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। What is DPSP liberal intellectual principles? So let's see. These principles reflect the ideology of liberalism. Under various articles they direct the state to. So guys, ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो लिबरलिज्म, उदारवाद या लिबरलिज्म के आइडियोलॉजी को रिफ्लेक्ट करता है। अंडर वेरियस आर्टिकल्स दे डायरेक्ट द स्टेट टू। तो इसके अंडर भी कई सारे आर्टिकल्स आते हैं जो स्टेट को डायरेक्ट करता है कि पॉलिसी बनाते वक्त इन आइडियल्स को, प्रिंसिपल्स को अपने माइंड में रख कर पॉलिसी या कानून को फ्रेम करे। सो फर्स्ट, आर्टिकल 44 says about the secure for all citizens a uniform civil code throughout the country। तो आर्टिकल 44 ये कहता है कि तमाम सिटीज़न के एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होंगे पूरी कंट्री में। तो गाइस, आज हमारी कंट्री में डिफरेंट रिलीजन के डिफरेंट सिविल कोड हैं। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऐसा कोड कि जिसे हर कोई क्या करे, फॉलो करे। तो ये एक क्या है, प्रिंसिपल्स है, लॉ नहीं है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले ने जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था तो उन्होंने ये प्रिंसिपल्स को भी कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी कि जब हमारा कंट्री मैच्योर हो जाएगा तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी क्या है, कानून में ढाल दिया जाएगा, कानून में कानून बना दिया जाएगा। मगर अभी ये DPSP है, अभी लॉ नहीं बना है। तो आर्टिकल 44 यही कहता है कि तमाम सिटीज़न के लिए क्या होंगे, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा पूरे कंट्री में, यानी एक कोड होगा जिसको सब फॉलो करेंगे। And the next article, Article 45, it says about to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of 6 years. So Article 45 कहता है कि तमाम बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन प्रोवाइड करना कि जिनकी उम्र 6 साल है, यानी 6 साल तक के बच्चों को एजुकेशन और अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड करना, ये आर्टिकल 45 कहता है। मगर इसमें जो है बाद में अमेंडमेंट किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो जिसके वजह से जो आर्टिकल 45 का ये जो क्या कहते हैं सब्जेक्ट मैटर है, इसको चेंज कर दिया गया। 86 अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2002 में आया था, तो इसके वजह से जो है जो आर्टिकल 45 कह रहा है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन प्रोवाइड करना उन बच्चों को जिनकी उम्र 6 साल है, 6 साल के बच्चों को, तो इसे जो है चेंज करके एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया। जब 86 अमेंडमेंट किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2002 में, तो सब्जेक्ट मैटर को चेंज करके ये कर दिया गया कि तमाम बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन दिया जाना ज़रूरी है। और ये जो एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया है, ये आर्टिकल 21A के अंडर फॉल करता है। एंड द नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 50 सेज अबाउट सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 50 कहता है कि जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव से क्या है, सेपरेट किया जाए। जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट किया जाए ताकि जुडिशियरी क्या इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सके इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। ये आर्टिकल 50 कहता है। एंड द नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 51, इट सेज अबाउट दैट टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशंस। आर्टिकल 51 कहता है कि पीस और सिक्योरिटी को, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करना और इसी के साथ साथ जो है नेशन के बीच एक अच्छे रिलेशन को बनाए रखना। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, फोस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीट ऑब्लिगेशन। सेकेंड पॉइंट ये है कि जो इंटरनेशनल लॉ बनाया गया है, जो ट्रीटी
हुआ करता है तो इंटरनेशनल लॉ और ट्रीटी को क्या करना, उसका रिस्पेक्ट करना। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, इनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, यानी इंटरनेशनली जो डिस्प्यूट हो रहा है उसको सेटल करना। कैसे? बाय आर्बिट्रेशन, फैसला के जरिए, आपस में गुफ्तगू करके, डिस्कशन से क्या है, जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट चल रहा है उसे क्या करना, सेटल करना, ख़त्म करना। ये आर्टिकल 51 कहता है। तो गाइस, हमने अब तक डीपीएसपी के उन आर्टिकल्स को डिस्कस कर लिया जो कहीं ना कहीं 3 कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, फिर उसके बाद सेकेंड कैटेगरी आता है जो गांधीयन प्रिंसिपल था, फिर उसके बाद लिबरल प्रिंसिपल। तो मेन आर्टिकल को हमने आज डीपीएसपी के टॉपिक में डिस्कस किया। तो गाइस, अब हम सम सिग्निफिकेंट क्वेश्चन हैं जो डीपीएसपी से क्या है, फॉर्म होते हैं, बनते हैं और एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो उसको मैंने यहाँ मेंशन किया है। हैव अ लुक एट दोज क्वेश्चन एंड द आंसर्स। सम सिग्निफिकेंट क्वेश्चंस। So first question is, what is full form of DPSP? DPSP का full form क्या है? So answer is Directive Principles of State Policy. Second question, from which country is it borrowed? किस कंट्री से हमने DPSP को बोरो किया है? The answer is Ireland, which had copied it from Spanish Constitution. और इसी से रिलेट में क्वेश्चन बनता है कि आयरलैंड ने DPSP को स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से कॉपी किया है। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर अंडर डीपीएसपी? कि डीपीएसपी में कितने आर्टिकल्स हैं? सो आंसर इज आर्टिकल 36 to 51 बिलोंग टू डीपीएसपी। 36 से 51 आर्टिकल आते हैं डीपीएसपी में। एंड द फोर्थ क्वेश्चन, विच पार्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद डीपीएसपी? के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट डीपीएसपी से डील करता है? सो आंसर इज पार्ट 4 बिलोंग्स टू डीपीएसपी। कि पार्ट 4 ये डीपीएसपी से क्या है, बिलोंग करता है। एंड द फिफ्थ क्वेश्चन इज, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डीपीएसपी आर देयर? कि डीपीएसपी में या डीपीएसपी के कितने टाइप्स हैं, कितने प्रकार हैं? तो इसका आंसर है 3 तरह के प्रकार हैं डीपीएसपी के। और वो कौन कौन से हैं? लेट्स सी। सो फर्स्ट वन इज सोशल, सेकेंड गांधीयन एंड द थर्ड लिबरल इंटेलेक्चुअल। एंड द सिक्स्थ क्वेश्चन इज, हैव डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एवर अमेंडेड? क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को कभी अमेंड किया गया है? द आंसर इज येस। द 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 44th अमेंडमेंट एक्ट एंड 86th अमेंडमेंट एक्ट हैव एडेड। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट किया गया है, 44th अमेंडमेंट एक्ट, 86th अमेंडमेंट एक्ट, ये सारे अमेंडमेंट जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में किए गए हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर डीपीएसपी जस्टिसिएबल? क्या डीपीएसपी जस्टिसिएबल है? सो आंसर इज नो, डीपीएसपी आर नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर। जो डीपीएसपी है ये नॉन जस्टिसिएबल है नेचर में। एंड द लास्ट क्वेश्चन, हु डिस्क्राइब डीपीएसपी एज नोवल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? कि किसने डीपीएसपी को नोवल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब किया है? सो आंसर इज डॉक्टर BR अम्बेडकर। सो गाइज, दिस वर सम सिग्निफिकेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू डीपीएसपी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर डीपीएसपी से क्वेश्चन आता है तो यही सारे क्वेश्चन आते हैं। तो गाइस, आज हमने पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या है डिस्कस किया, उसे कंप्लीट किया। उसमें हमने क्या है मेन आर्टिकल्स को डिस्कस किया और उसके बाद जो है 3 कैटेगरी किया गया था डीपीएसपी को, क्लासिफिकेशन, उसको हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद जो है डीपीएसपी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, पूछे जाते हैं, उसको मैंने यहाँ मेंशन किया, आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया। तो गाइस, आज के टॉपिक को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक के साथ फिर जल्द मिलेंगे। और वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।